गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मेरे YouTube चैनल पर हम लोग जो चैप्टर है वो अध्याय 2 का भाग 3 वो है मादा जननांग संरचना या मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे पुष्पीय पादपों में। किसमें? पुष्पीय पादपों में। जो फ्लावरिंग प्लांट जितने भी हैं उन पुष्पीय पादपों में अपने पास में एक सिंपल सा कंसेप्ट है मादा जननांग के रूप में। किसके रूप में? मादा जननांग के रूप में। मादा जननांग के रूप में जो संरचना पाई जाती है उसको हम लोग जायांग कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। जायांग के प्रत्येक भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जायांग के प्रत्येक भाग को स्त्री केसर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको आप अंडप या कार्पेल कह सकते हो। स्त्री केसर या अंडप के अंदर 3 भाग होते हैं। इसमें कितने भाग बोलो? 3 भाग। कौन कौन से हैं? इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। जनरली यहाँ पर ये भाग कहलाता है इसका वर्तिकाग्र, और ये भाग कहलाता है वर्तिका, और ये भाग कहलाता है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर जो संरचना है वो कहलाती है बीजांड कहलाती है। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र और बीजांड। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है पाए जाने वाले अंडकों की संख्या के आधार पर हमने स्त्री केसर को 2 भागों में बांटा है। एक है एक का अंडपी और एक है हमारे पास बहु अंडपी। एक का अंडपी का मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे मादा जननांगी संरचना स्त्री केसर में एक ही अंडा पाया जाता हो, ऐसे को एक अंडपी कहते हैं। और इसका उदाहरण आपके लेग्यूम पादप आ जाएंगे। बहुअंडपी का मतलब अंडकों की संख्या 1 से ज़्यादा है, लेकिन ये 2 स्थिति प्रकार की, एक संयुक्ता या दूसरे शब्दों में इसको आप कह सकते हो युक्ता अंडपी कह सकते हो, और एक आता हमारे पास में व्युक्ता अंडपी। संयुक्त अंडपी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर अंडप आपस में जुड़े हो, जुड़े हुए अंडप जिसमें भी पाए जाते हो वो संयुक्त अंडपी है। और संयुक्त अंडपी में उदाहरण के रूप में आपके पास में अफीम आ जाएगा, ओपियम आ जाएगा। दूसरा व्युक्त अंडपी। व्युक्त अंडपी का मतलब है अंडप तो 1 से ज़्यादा हो, लेकिन पाए जाने वाले अंडप क्या हो? पृथक पृथक हो, तो उनको पृथक अंडपी या व्युक्त अंडपी कहते हैं। और इसका उदाहरण आ जाएगा मार्चेला। क्लियर? नेक्स्ट केस। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वो मादा जननांग की संरचना में जो मूल भाग आता हमारे पास में वो है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना को दूसरे शब्दों में गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। क्या कहोगे बताओ? गुरु बीजाणु पर्ण। सबसे पहला केस ये है बीजांड। जो बीजांड है, बीजांड की संरचना, या इसी को हम लोग कह सकते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। क्या कहोगे बताओ? गुरु बीजाणु पर्ण। बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणु पर्ण की संरचना के संबंध में बात करेंगे तो सबसे पहला आप लोग जस्ट चेक कर सकते हो कि जो ये संरचना हमारे पास में पाई जाती है अंडप, उसके अंदर ये दानेनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, इसी को जब हम एनलार्ज करेंगे, बड़ा करके देखेंगे तो ये संरचना इस प्रकार से दिखेगी। बहुत अच्छी तरह से समझना होगा आपको। ये संरचना इस प्रकार से रहेगी। इस संरचना में 3 कोशिकाएं इस तरफ रहेगी, 3 कोशिकाएं दूसरे ध्रुव पर पाई जाती है और 1 कोशिका मध्य ध्रुव पर पाई जाती है। इसके बाद में इनके चारों तरफ 1 कोशिकीय द्विगुणित कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है। और तीसरी बात, इसके साथ में विशेष रूप से एक आवरण बन जाता है। दोनों तरफ से ये आवरण इस प्रकार से रहेगा। और इस भाग को आप इस प्रकार से टर्न कर लीजिए।
ये संरचना इस प्रकार से बन जाएगी। ये बीजांड का एक विशेष प्रकार का विन्यास है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतीप बीजांड कहते हैं, एनाट्रोपस कहते हैं, प्रतीप बीजांड कहते हैं। कौन सा बीजांड कहेंगे बताओ? प्रतीप बीजांड, एनाट्रोपस। अब देखो इस संरचनाओं में आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। इसका प्रश्न आता है 3 मार्क्स में। सबसे पहले बीजांड इस संरचना के अंदर जिस भाग से लगा रहता है, जुड़ता है, उस भाग विशेष को हम लोग कहते हैं बीजांड व्रंत कहते हैं, बीजांड व्रंत, या दूसरे शब्दों में इसको फनिकल के नाम से जाना जाता है। बीजांड व्रंत या फनिकल्स कहते हैं। दूसरे नाम पे जहाँ पर ये बीजांड व्रंत और अद्यावरण ये दोनों आपस में यहाँ पर फ्यूज हो जाती है, जहाँ पर ये आपस में जुड़ती है संरचना, उसको हम लोग हाइलम कहते हैं। क्या कहेंगे बताओ? हाइलम कहते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि ये संरचना एक अतिवृद्धि के रूप में इस प्रकार से भी आ जाती है, और जो ये अतिवृद्धि के रूप में इस प्रकार से ये संरचना बनती है, उस प्रकार की संरचना को हम लोग रेफे कहते हैं। बोलो क्या कहेंगे? रेफे। एक हुआ बीजांड व्रंत, व्रंतनुमा संरचना जिससे ये लगता है। दूसरा जहाँ पर आवरण और बीजांड व्रंत जुड़ते हैं वो हाइलम कहलाता है। अगर वो अतिवृद्धि का रूप ले लेता है तो रेफे, और सब में रेफे हो जरूरी नहीं है। सबसे बाहरी आवरण को अद्यावरण कहते हैं, और ये कहलाएगा बाह्य अद्यावरण कहलाएगा। कौन सा अद्यावरण? बाह्य अद्यावरण। उसके अंदर की तरफ जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतः अद्यावरण कहते हैं। एक हुआ बाह्य अद्यावरण और एक हुआ अंत अद्यावरण। उसके बाद में अर्थात द्विअद्यावरणीय बीजांड हुआ। तीसरा, इस पूरी संरचना में वे स्थान जहाँ पर बीजांड का अद्यावरण नहीं पाया जाता हो। कौन नहीं पाया जाता हो? अद्यावरण नहीं पाया जाता हो। द इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, अद्यावरण अनुपस्थित होता हो, इस प्रकार की संरचना को हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। दोज प्लेसेस वेयर इज द इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, बीजांड की संरचना जहाँ पर अद्यावरण नहीं पाया जाता हो उसको बीजांड द्वार के नाम से जानते, तो ये बीजांड द्वार हो जाएगा। तीसरा केस। इसके बाद हम लोग वापस बात करते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट पोल पे, एकदम विपरीत ध्रुव पर, जहाँ पर आपके पास में जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को हम लोग बोलते हैं कलेजा, या इसको बोलते हैं चलेजा, CHALAZA, या उसको दूसरे शब्दों में नाभिका कहते हैं। नाभिका यानी जहाँ पर कोई आवरण जैसी संरचना नहीं होगी, लेकिन बीजांड द्वार का विपरीत ध्रुव होगा, 180 डिग्री के कोण पे पाया जाता है। तीसरा प्रश्न इसके बाद हमारे पास जो आता है वो ये है कि यहाँ पर एक द्विगुणित कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, और इस प्रकार के द्विगुणित कोशिकीय आवरण को बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। बीजांड काय, सारी कोशिकाएं द्विगुणित होगी, 2n अवस्था वाली ही कोशिकाएं हैं अब तक सब। इसके जस्ट बाद में जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है ये वाली, जिसमें 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की और 3 कोशिकाएं चैलेंजल यानी नाभिका की ओर और एक कोशिका मध्य में, इस पूरे भाग को हम लोग कहते हैं आपके पास में, वो कहते हैं एम्ब्रियो सैक, या इसको हम लोग दूसरे शब्दों में मादा युग्म कोद भिद कहते हैं। मादा युग्म कोद भिद, या इसको आपके पास में आप दूसरे शब्दों में एम्ब्रियो सैक कह सकते हो, या हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश बोलो, एम्ब्रियो सैक बोलो, मादा युग्मोद्भिद बोलो, सब के सब एक ही शब्द है ये सारे। और यहाँ पर जो 3 कोशिकाएं व्यवस्थित हैं, इन 3 कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय के विपरीत ध्रुव पर जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, और मध्य में जो कोशिका पाई जाती है द्वितीयक केंद्र कोशिका या ध्रुवीय केंद्र कोशिका कहते हैं। तो ये ध्रुवीय केंद्र कोशिका, ये आपके पास में अंड समुच्चय, और ये आपके पास में प्रतिमुखी कोशिकाएं, कुल मिला के 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक पाया जाता है। उस रचना को भ्रूण कोश कहते हैं,
मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। तो ये आपके पास में एक संरचना हो जाएगी जिसको कहते हैं बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणु पर्ण की संरचना। नाउ दिस टाइम अगेन यू कैन चेक इट। सबसे पहले जिस संरचना से लगता है उसको बीजांड व्रंत कहते हैं। जो एक व्रंतनुमा संरचना होगी, एक तंतुनुमा संरचना होगी। ये व्रंत और आवरण जहां पर आपस में जुड़ते हैं उसको हाइलम कहते हैं। और उसके बाद में जो नलिकानुमा संरचना निकलती है उसको रेफे कहते हैं, लेकिन सब में नहीं होता, हो जहां है वहां पर कहा जाएगा। उसके बाद अगले भाग की बात करेंगे हम लोग, तो सीधे तौर पे आप ये कहोगे कि ये वो संरचना है जहां पर आपके पास में आवरण पाया जाता है उसको अध्यावरण कहते हैं। और ऐसे बीजांड जिसमें अध्यावरण नहीं पाया जाता है उसको अअध्यावरणीय, और जिनमें अध्यावरण पाया जाता है उसको अध्यावरणीय बीजांड कहेंगे। तो ये अध्यावरणीय बीजांड है, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। उसके बाद में वो संरचना जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता हो उसको बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के विपरीत छोर पर जहां मर्दूत की कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है उसको कैलेंजा या नाभिका कहते हैं। और उसके बाद में इनके चारों तरफ जो एक द्विगुणित कोशिकीय आवरण पाया जाता है उसको बीजांड काय कहते हैं, जो द्विगुणित प्रकार का होगा। और उसके बाद जो मादा युग्मोद्भिद संरचना या भ्रूण कोश कहते हैं, जिसमें 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक पाए जाते हैं। 7 कोशिकीय संरचनाओं में 3 कोशिकाएं आपके पास में पाई जाएगी बीजांड द्वार की ओर, उनको अंड समुच्चय। और उसके विपरीत छोर पर जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको प्रतिमुखी कोशिकाएं, मध्य में पाई जाती है वो ध्रुवीय केंद्रक कोशिका पाई जाती है। और ये संपूर्ण संरचना कहलाती है बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणु पर्ण की संरचना। लेकिन ध्यान दें, ये इस प्रकार का जो ये संरचना बना हुआ वो आपके पास में प्रतीप प्रकार का बीजांड है। नेक्स्ट हमारे पास में इसके पश्चात आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है। संरचना के बाद बीजांड के प्रकार पूछे जाते हैं। बट यहां पर सामान्यतः अगर अपन बात करें बीजांड के प्रकार की, तो कुछ स्थितियां होती है जो बीजांड के प्रकार और उसके विन्यास को निर्धारित करती है। उन परिस्थितियों में सबसे पहला, एक तो आपके पास में बीजांड व्रंत की स्थिति, उसके साथ में पाए जाने वाला जो बीजांड द्वार, उसके साथ में पाया जाता है नाभिका और भ्रूण कोश। वापस बोल रहा हूं, बीजांड द्वार, नाभिका, भ्रूण कोश और बीजांड व्रंत, इन चारों की पारस्परिक स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के बीजांड विन्यास हैं, जिसमें जो आपको चित्र बनाया हुआ है लगभग आपके पास में 60% आवर्त बीजी पादपों में यही प्रकार पाया जाता है। नंबर 1 प्रतीप बीजांड विन्यास। प्रतीप बीजांड विन्यास, हालांकि आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर। प्रतीप बीजांड विन्यास जिनमें आपके पास में पाए जाने वाला बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग तीनों आपके पास में 180 डिग्री के कोण पे पाए जाते हैं और ये आपके पास में घूम जाते हैं इस प्रकार से। इसके बाद में हमारे पास में दूसरा प्रकार आता है रज्जु प्रकार। रज्जु प्रकार। तीसरा हमारे पास में आता है अर्ध प्रतीप प्रकार। कौन सा प्रकार? अर्ध प्रतीप प्रकार। यही भाग वापस यूं घूम करके इस प्रकार से ये संरचना यूं भी तो हो सकती है आपके पास में 3 कोशिकाएं यहाँ, 3 कोशिकाएं यहाँ और ये संरचना यहाँ पर, यहाँ लेकिन ध्यान रखें ये संरचना, संपूर्ण संरचना इस प्रकार से पाई जा सकती है। तो आपके पास में प्रतीप प्रकार, अर्ध रज्जु प्रकार, अर्ध प्रतीप प्रकार और नंबर 4 कुंडलित प्रकार। कौन सा प्रकार बताओ? कुंडलित प्रकार। यानी पूरी की पूरी संरचना होती है वो 180 डिग्री के कोण के साथ में 360 डिग्री कोण पे घूम जाती है। और उसके बाद हमारे पास में नंबर 5 विशेष प्रकार से एक और पाया जाता है कुंडलित, प्रतीप, अर्ध प्रतीप, रज्जु और एक अपने पास में है अनुप्रस्थ प्रकार भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास में बीजांड के विभिन्न विन्यास है। हमारे पास बीजांड के विभिन्न विन्यास है। प्रतीप बीजांड विन्यास, रज्जु प्रकार, अर्ध प्रतीप प्रकार, कुंडलित प्रकार, या कई कुछ किताबों में आपको एक और प्रकार मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं वक्रित प्रकार भी कहते हैं। कौन सा प्रकार? वक्रित प्रकार। तो इस प्रकार से हमारे पास में, लेकिन सब में जो स्थिति बदलेगी वो सिर्फ 3 चीजों की ही स्थिति बदलेगी। किसके सापेक्ष बदलेगी? बीजांड व्रंत के सापेक्ष बदलेगी। कौन कौन बदलेगा? बीजांड द्वार। जैसे इसमें आपके पास में आपने क्या किया कि हमारे पास में बीजांड द्वार ऊपर हो गया, बीजांड यहाँ पर भी कोण तो 180 है, लेकिन ये यहाँ पर ये घूम करके ऐसे यूं आ गया, यूं। अभी तो ये आपके पास में यूं है और जैसे ही आपके पास में ये घूमेगा इस प्रकार से घूम करके यूं हो जाएगा, ये ऐसी स्थिति में आ जाएगा यूं। तो यहाँ पर आपके पास में ये स्थितियां सिर्फ बदलेगी। बीजांड द्वार, निभाग, भ्रूणकोश किसके सापेक्ष? बीजांड व्रंत के सापेक्ष। और जब यही संरचना आपके पास में घूम करके इस प्रकार से यूं हो जाती हो, ऐसा भी तो हो सकता है, और इसके साथ में ये आपके ये संरचना इस प्रकार से यूं आ जाती है।
तो ये ऐसा हो सकता है, यूं हो सकता है, यूं भी हो सकता है, और कई बार ये पूरी संरचना ऐसे घूम जाती है। तो कुल मिला के 3 बातों के आधार पर बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग नाभिका जिसको कह सकते हो आप लोग, निभाग कहा है, वो बीजांडव्रंत के सापेक्ष होने पर स्थितियां बदलेगी और जिस स्थिति के आधार पर होगा वो प्रतीप होगा, रज्जु होगा, अर्ध प्रतीप होगा, कुंडलित होगा और वक्रित प्रकार होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा शुरू होता है। अगले प्रश्न में जस्ट जो नया प्रश्न आएगा वो आता है आपके पास में, सिंपल सा एक कंसेप्ट रहेगा। उस सिंपल से कंसेप्ट में गुरु बीजाणु जनन, बोलो क्या आएगा पॉइंट, गुरु बीजाणु जनन। सामान्यतः अगर हम बात करें गुरु बीजाणु जनन की, किसकी बोलो, गुरु बीजाणु जनन। मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन, ये मादा में पाया जाता है और माइक्रो मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन। सबसे पहले आपको क्या चेक करना, देखो हमारे पास में मूल रूप से इसकी प्रस्तुतियां ये होती है कि यहाँ पर आपके पास में पहले एक कोशिका होगी और इस सक्रिय कोशिका में विभाजन होंगे। विभाजन होने के दौरान ध्यान दें, इसमें सबसे पहले विभाजनों से वही परिणत आर्चिपोडियल सेल होगी। चारों तरफ द्वितीय अध्यावरणीय कोशिकाएं बन जाएगी, बीच में केवल एक ही कोशिका रहेगी जिसको हम लोग MMC के नाम से जानेंगे। वहां पर था, नर में था PMC, पराग मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और यहाँ पर है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ध्यान रखना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। कौन सी कोशिका बताओ, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस कोशिका के चारों तरफ इस प्रकार से आवरणीय संरचनाएं पाई जाएगी, चारों तरफ इस प्रकार से इनमें आवरण पाए जाएंगे। यहाँ पर ये सारे के सारे आवरण इस प्रकार से रहेंगे और इन आवरणों के साथ में ये संरचना इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगी और ये कोशिका द्विगुणित है। ध्यान रखना, डिप्लॉयड रूप में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में प्रथम विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होगा, सिर्फ एक ही कोशिका में। किसमें, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका MMC में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका MMC में अर्धसूत्री विभाजन होगा, न्यूनकारी विभाजन होगा और इस न्यूनकारी विभाजन के फलस्वरूप यह संरचना 4 पुत्री कोशिकाओं में बदल जाएगी, 1, 2, 3 और ये 4। और इसके साथ में जो ये कोशिकाएं पाई जाती है, इन कोशिकाओं के चारों तरफ एक विशेष प्रकार का आवरण भी व्यवस्थित रहता है और वो आवरण इस प्रकार से इनके साथ पाया जाएगा। और ये संपूर्ण संरचना इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगी। अब ये जो चारों कोशिकाएं पाई जाती है, इन चारों कोशिकाओं को हम लोग एक शब्द में कहते हैं गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु। कितने गुरु बीजाणु बने, चतुष्क, 4 बने। कौन से रूप में व्यवस्थित है, आपका आंसर है एक ही व्यवस्था क्रम है, रेखिक प्रकार। 1, 2, 3 और 4, तीनों चारों के चारों अगुणित है n अवस्था में। इस प्रकार से ये n व्यवस्थित हो जाते हैं। कौन सी कोशिका से बना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। क्या बना, गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। कितने गुरु बीजाणु बने, 4। बट यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। चेंज ये होता है, बनने वाले चारों गुरु बीजाणु किस रूप में है, 4। चारों के चारों रेखिक रूप में विन्यासित है, चतुष्क रूप में पाए जाते हैं। इन 4 में से 3 गुरु बीजाणु निष्क्रिय हो जाएंगे। कितने गुरु बीजाणु बताओ, 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे, 3 गुरु बीजाणु निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन इनका व्यवस्था क्रम सिर्फ एक ही प्रकार है, वो रेखिक प्रकार है। इन तीनों के निष्क्रिय होते ही फाइनली आपके पास में जो गुरु बीजाणु रह जाता है वो आपके पास में सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु रह जाता है अगुणित रूप में। और यहाँ पर पाए जाने वाले 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और ये सब एक आवरण के रूप में रहेंगे, क्योंकि पोषक तत्वों की वजह
से ऐसा होता है, सभी प्रकार के मादा भागों में जहाँ कहीं पर भी गुरु बीजाणु जनन होता है, उस गुरु बीजाणु जनन में बनने वाली कोशिकाएं तो पुत्री कोशिकाएं तो 4 बनती है, लेकिन 4 पुत्री कोशिकाओं में से 3 नष्ट हो जाती है, सक्रिय सिर्फ एक ही रहती है। और इस प्रकार की कोशिका को हम लोग कहेंगे सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहेंगे बताओ? सक्रिय गुरु बीजाणु, जो अगुणित रूप में पाई जाएगी। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन। तो वापस कंसेप्ट क्या रहेगा? गुरु बीजाणु जनन मादा युग्मोद्भिद के लिए पाया जाता है। गुरु बीजाणु जनन में बनती तो कोशिकाएं तो 4 है, लेकिन 3 नष्ट हो जाती है, एक ही सक्रिय रहती है। उधर था लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किस में था? नर में था, नर युग्मक के निर्माण के लिए था। गुरु बीजाणु जनन किसके लिए? मादा के लिए। वहां पर कितने युग्मक बन रहे थे? 4 लघु बीजाणु बन रहे थे। यहाँ पर भी 4 गुरु बीजाणु बन रहे हैं। वहां चारों सक्रिय थे, यहाँ पर आपके पास में एक ही सक्रिय होगा, 3 नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर विशेष प्रकार के व्यवस्था क्रम थे, अलग अलग समद्विपार्श्विक, चतुष्फलकीय, रेखिक, टी आकार क्रॉसित। यहाँ सिर्फ एक ही प्रकार का विन्यास है, वो रेखिक प्रकार का विन्यास है। इस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। दूसरा जो प्रोसेस आता है हमारे पास में, गुरु बीजाणु जनन के बाद जो सक्रिय गुरु बीजाणु हैं, वो सक्रिय गुरु बीजाणु अगली संरचना में परिवर्तित होगा, अर्थात सक्रिय गुरु बीजाणु जो संरचना है वो मादा युग्मोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि भ्रूण कोश की प्राथमिक और आधारीय कोशिकाएं। भ्रूण कोश की प्राथमिक और कैसी कोशिकाएं? आधारीय। मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश का परिवर्धन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में 3 नंबर का प्रश्न रहता है आपके पास में। सबसे पहले हमारे पास में जो स्थिति है वो इस प्रकार से रहेगी। पहला भाग हमारे पास में जो संरचना पाई जाती है वो संरचना रहेगा सक्रिय गुरु बीजाणु, एक्टिव मेगास्पोर जो अगुणित रूप में है गुरु बीजाणु। और यह पाया जाने वाला सक्रिय गुरु बीजाणु जो अगुणित रूप में पाया जाता है, इसके अंदर प्रथम रूप से इसका आकार बढ़ेगा। आवरण तो पहले से बना हुआ वही रहेगा, और इस आकार बढ़ने के साथ ही इसमें प्रथम समसूत्रीय विभाजन होगा, प्रथम समसूत्रीय विभाजन होगा, और विशेष रूप से केंद्रक विभाजन होगा। और इसी विभाजन के साथ में बनने वाले केंद्रकों की संख्या 2 हो जाएगी। दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। फिर आपके पास में द्वितीय समसूत्री विभाजन होगा, और द्वितीय समसूत्री विभाजन के साथ ही द्वितीय समसूत्री विभाजन के साथ ही पाया जाने वाला जो घटक विशेष है, उसमें आपके पास में प्रत्येक ध्रुव पर बनने वाले केंद्रकों की संख्या 2-2 हो जाती है, क्योंकि पहले 1-1 थी, फिर दूसरा समसूत्री विभाजन हुआ 2-2 हो जाएगी। अगला यहाँ पर तीसरा समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा बोलो? तीसरा समसूत्री विभाजन होगा। और इस तीसरे समसूत्री विभाजन के साथ ही बनने वाली जो संरचना है उसमें प्रत्येक ध्रुव पर पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 4-4 हो जाएगी। और इसी के साथ में इनके चारों तरफ कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा, और कुल मिला के प्रत्येक ध्रुव पर पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या कितनी हुई बताओ? 4-4 संख्या हो जाएगी। अर्थात प्रत्येक ध्रुव 4-4 कोशिकाओं के साथ में इस प्रकार से पाया जाएगा। इसी के साथ में एक एक कोशिका प्रत्येक ध्रुव से, क्योंकि 4 कोशिकाएं एक ध्रुव पे रह नहीं सकती, ऐसी स्थिति में प्रत्येक ध्रुव से एक एक कोशिका मध्य में आ जाएगी, जिसके कोशिका द्रव्य का शल्यन हो जाएगा, लेकिन केंद्र का शल्यन नहीं होगा। तो कुल मिला के अब प्रत्येक ध्रुव पर आपके पास में कितनी कोशिकाएं रही बताओ? प्रत्येक ध्रुव पर रहने वाली कोशिकाओं की संख्या हमारे पास में हो जाएगी 3-3, और 20 वाला जो भाग है उसमें आपके पास में कोशिका द्रव्य का शल्यन हो जाएगा, लेकिन केंद्रकों का शल्यन नहीं होगा। तो कुल मिला के आपके पास में ये संपूर्ण संरचना 7 कोशिकीय, आप गिन सकते हो 7 कोशिकाएं कौन कौन सी हुई? 3 कोशिकाएं हैं वो ध्रुवों पर है, 3 इस ध्रुव पे, 3 इस ध्रुव पे, और एक ये 3 और 3 6 और एक 7 कोशिकाएं, और 8 केंद्र की संरचना बनती है। यानी कुल मिला के 7 कोशिकीय 8 केंद्र की, 3 केंद्र की इस ध्रुव के, 3 इस ध्रुव के, 3 और 3 6, 6 और 2 कितने हुए? 8। तो इस प्रकार से आपके पास में जो अब पाया जाने वाला मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश जो 7 कोशिकीय 8 केंद्र की प्रकार का हो, उसे पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कहते हैं।
कौन से प्रकार का? पोलीगोनम, यानी 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होता हो। जस्ट वापस चेक करें, इस भाग विशेष में पाए जाने वाला जो सक्रिय गुरु बीजाणु था, गुरु बीजाणु जनन से 4 गुरु बीजाणु बने, 3 नष्ट हुए, एक रहा वो सक्रिय है। और सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश के परिवर्धन की प्राथमिक और आधारी कोशिका है। पहली सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका आकार को बढ़ाएगी। इस पूरे भाग में 3 समसूत्री विभाजन होंगे। प्रथम समसूत्री विभाजन से प्रत्येक ध्रुव पर एक एक केंद्रक पहुंच जाएगा। द्वितीय समसूत्री केंद्रक विभाजन होगा, प्रत्येक ध्रुव पर केंद्रकों की संख्या 2-2 हो जाएगी। फिर आपके पास में तीसरा समसूत्री विभाजन होगा, जिससे केवल केंद्रक विभाजन की बात कर रहा हूं, प्रत्येक ध्रुव पर केंद्रकों की संख्या 4-4 हो जाएगी। इसके जस्ट बाद में प्रत्येक केंद्रक के साथ में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। किसका? कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। और जैसे ही हमारे पास में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, अर्थात सीधा सा मीनिंग है कि प्रत्येक ध्रुव पर पाए जाने वाले कोशिकाओं की संख्या 4-4 हो जाएगी। बट यहां पर ये 4-4 कोशिकाएं उस ध्रुव पर नहीं रह सकती। प्रत्येक ध्रुव से एक एक कोशिका बीच में आएगी, एक इस ध्रुव से आ गई और एक इस ध्रुव से। कुल मिला के कोशिका द्रव्य का शल्यन हुआ, लेकिन केंद्र का शल्यन नहीं हुआ। तो फाइनली आपके पास में मध्य में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या तो हो जाएगी 2 और कोशिका हो जाएगी 1। और फाइनली प्रत्येक ध्रुव पर 3-3 कोशिका और मध्य में 1 कोशिका। तो कोशिकाएं कुल कितनी हुई? 7। केंद्र कितने हुए? 8। इस प्रकार के भ्रूण कोश को पोलीगोनम भ्रूण कोश कहते हैं या मादा युग्मोद्भिद का परिवर्धन कहते हैं। इसी में आपसे एक छोटा प्रश्न वापस पूछा जाता है कि भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद की संरचना के बारे में लिखिए आप लोग। तो सबसे पहला हमारे पास में भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद कितने कोशिकीय संरचना थी बताओ? 7 कोशिकीय 8 केंद्र की। ये संरचना इस प्रकार से थी, 1 2 3 कोशिकाएं ये थी और 3 कोशिकाएं यहाँ पर थी। वे कोशिकाएं और जो आपके पास में विशेष रूप से कोशिकाएं, ध्यान दें, 7 कोशिकीय और कितने केंद्र की? 8 केंद्र की। 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना है। इनमें से वे कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की ओर विन्यासित हो, तो सपोज करें ये बीजांड द्वार की ओर है, वे कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की ओर है, उन प्रकार की कोशिकाओं को अंड समुच्चय कहते हैं। बट ध्यान दें, सभी कोशिकाएं अगुणित होगी। अंड समुच्चय में जो मध्य की कोशिका होती है, उस कोशिका को हम लोग कहते हैं अंड कोशिका, यानी वो एक मादा युग्मक है। ये संपूर्ण संरचना मादा युग्मोद्भिद है और अंड कोशिका मादा युग्मक है। क्या है बताओ? मादा युग्मक है, फीमेल गैमेट के रूप में फंक्शन करती है। इसके पास वाली दोनों कोशिकाएं जो हमारे पास में विशेष रूप से पास वाली जो कोशिका पाई जाती है 2, उनको सहायक कोशिका कहते हैं, सिनर्गिड सेल कहते हैं। ये सहायक कोशिका भी अगुणित होगी और इन दोनों को मिला दें तो यहाँ पर ये तीनों कोशिकाएं एक नाम से जानी जाएगी, वो अंड समुच्चय के नाम से। बट ध्यान दें, अंड समुच्चय हमेशा बीजांड द्वार की ओर ही पाया जाता है। अंड समुच्चय हमेशा बीजांड द्वार की ओर ही पाया जाएगा। इनके साथ में 3 कोशिकाएं जो इसके विपरीत ध्रुव यानी निभाग की ओर पाई जाती है, इन तीनों कोशिकाओं को एक शब्द में हम लोग निभाग की ओर पाई जाने वाले इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका? प्रतिमुखी कोशिका। यानी जो विपरीत ध्रुव पर पाए जाने वाले तीनों कोशिकाएं किस नाम से? प्रतिमुखी कोशिका के नाम से जानी जाएगी, एंटीपोडल सेल के नाम से जानी जाएगी। लेकिन तीनों कोशिकाएं भी अगुणित ही होगी। अगला प्रश्न, इनके मध्य भाग में पाई जाने वाली कोशिका जिसमें केंद्रक 2 है, कोशिका 1 है, इस प्रकार की कोशिका को हम लोग कहेंगे द्वितीयक केंद्रक कोशिका। कौन सी कोशिका? द्वितीयक केंद्रक कोशिका। द्वितीयक केंद्रक कोशिका या इसी को हम लोग द्वितीयक केंद्रक कोशिका या इसको ध्रुवीय केंद्रक कोशिका कहते हैं। ध्रुवीय केंद्रक यानी दोज सेल्स विच इज जस्ट मेड अप ड्यू टू द पोलर सेल्स फॉर्मेशन न्यूक्लियर फ्यूजन। एक कोशिका इस ध्रुव से आई थी, एक इस ध्रुव से आई थी, दोनों ध्रुवों से आने वाली कोशिकाओं का केंद्रक एक ही रहा, केंद्रक अलग अलग रहे, लेकिन कोशिका द्रव्य का शल्यन हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा द्वितीय केंद्र कोशिका या ध्रुवीय केंद्र कोशिका। और ये ध्यान रखना, ये वाली कोशिका द्विगुणित रूप में पाई जाएगी। तो कुल मिला के कितनी कोशिकाएं होगी बता दो? 7।
3 3 6 और 1 7। केंद्र कितने हुए? 3 और 3 6 और 2 8। इस प्रकार की संरचना को हम लोग कहते हैं पॉलीगोनम। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश लगभग सभी आवर्तबीजी में यही होता है, या इस संरचना को कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। किसकी संरचना? मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये हो जाएगा आपके पास में मादा युग्मोद्भिद की संरचना या भ्रूण कोश का परिवर्धन और सारी बातें आ जाएगी। इसी के साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव संरचना और उसका विकास समाप्त हुआ। और नेक्स्ट इसका जो अगला पार्ट 3 होगा उस पर हम लोग बात करेंगे कल। धन्यवाद।